हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम यूपीएससी मेन सिलेबस डिकोडिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस मेंस में जितने भी पेपर होते हैं उन सबको अच्छे से समझेंगे, उनके सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएससी अपने जीएस मेंस पेपर्स कैसे कंडक्ट करवाती है। पहले जो दो पेपर रहते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं नेचर में, जिसमें जो पहला पेपर है वो इंडियन लैंग्वेज पर रहता है और जो सेकंड पेपर होता है वो इंग्लिश का रहता है। ये दोनों पेपर सिर्फ आपके बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं। जो नेक्स्ट 7 पेपर्स होते हैं वो आपकी मेरिट में काउंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एस्से। उसके बाद जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर रहते हैं और 2 पेपर रहते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वो यूपीएससी सिलेबस की पीडीएफ में ही आपको प्रोवाइड की गई है। आई एम रियली होपिंग कि आपने अभी तक यूपीएससी का जो सिलेबस है उसे डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप पहले अटैम्प्ट दे चुके हैं या आप एक बिगिनर हैं और फ्यूचर में अटैम्प्ट देने की सोच रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपको अपने मेंस पेपर का एक ब्लूप्रिंट सिलेबस के तौर पर प्रोवाइड करती है, जिससे आप ये गैस कर सकते हैं, उसके कीवर्ड से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर जो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बेसिस पर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कीवर्ड्स हैं वो डायरेक्टली यूपीएससी के सिलेबस से ही पिक किए गए हैं। और एक अच्छे रैंक लेके आने के लिए आपको 800 प्लस मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जो यूपीएससी है, जो ये 7 पेपर्स हमारे हैं, वो हर एक पेपर 250 मार्क्स का होता है और टोटल 750 मार्क्स जो है आपके कैलकुलेट होते हैं और इसमें से आपको 800 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं टू गेट अ गुड रैंक, एंड फॉर बिकमिंग एन आईएएस यू नीड मच मोर मार्क्स देन दिस। नाउ today we are going to discuss only GS1 मेन सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? हिस्ट्री को हम टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। उससे पहले आप देखिए कि GS1 का जो सिलेबस है उसे 3 पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है हिस्ट्री, सेकंड है सोसाइटी एंड थर्ड वन इज ज्योग्राफी। नाउ आज का हमारा टॉपिक सिर्फ हिस्ट्री है, तो आइए हम उसको देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री, सेकंड इज आर्ट एंड कल्चर, थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री, नेक्स्ट वन इज पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड द लास्ट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। आप ये देखिए कि एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, बट उसके आर्ट एंड कल्चर को एसोसिएट करके पूछे जाते हैं। अगर आपके पास अभी तक यूपीएससी का जो सिलेबस है वो प्रिंटेड नहीं है तो आप उसे प्रिंट करवा लीजिए, और जितने भी आपको कीवर्ड्स मैं यहाँ पर वीडियो में बताऊंगी उन सभी कीवर्ड्स को आप हाईलाइट करिए, और उनके साथ जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, जो भी थीम्स हमारी होंगी, आप उन सभी थीम्स को और कीवर्ड्स को अलग से जोट डाउन करिए और उन पर अलग से आप हर एक कीवर्ड पर पॉइंट टू पॉइंट जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। आइए हम सबसे पहले देखते हैं जो यूपीएससी का जीएस वन का सिलेबस है, उसमें जो फर्स्ट लाइन दी गई है वो क्या कहती है। इंडियन कल्चर विल कवर द सेलियंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको क्या क्या कीवर्ड मिलते हैं। फर्स्ट इज आर्ट फॉर्म, सेकेंड इज लिटरेचर, थर्ड इज आर्किटेक्चर एंड द लास्ट वन इज एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। आइए हम हर एक को अलग अलग से देखते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज आर्ट। आर्ट में क्या क्या आ सकता है आपका? डांस, स्कल्पचर, गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट, टेम्पल। ये जो सभी वर्ड्स हैं ये मैं यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उनको एनालिसिस करके ही यहाँ पर आपको बता रही हूँ। सेकेंड वन इज आर्किटेक्चर, जिसमें आप चोला, इंडस वैली सिविलाइजेशन, रॉक कट, फिलोसफिकल क्वेश्चंस और स्तूपा, इन सब के बारे में देखते हैं। स्तूपा जो है हमारा बुद्धिज्म से कनेक्टेड है। नेक्स्ट वन इज लिटरेचर, जिसमें आप भक्ति मूवमेंट को देखते हैं, सूफीज़म, भक्तिज़म, ये सब, और संगम जो एरा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप और भी थीम्स देखें जैसे विजयनगर है और कुछ और भी ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे आर्ट एंड कल्चर में कवर होते हैं। एंड दिस लाइन एंशियंट टू
मॉडर्न टाइम्स, एंशियंट का यहाँ पर हमारे पास मतलब आ जाता है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होकर मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स कहाँ तक? आप पार्टीशन तक समझ सकते हैं या उससे भी आगे जो भी हमारे नए नए आज के टाइम पर भी आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, आप उन सबको भी इसमें काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द मिडल ऑफ 18th century until the present, significant events, personalities and issues। आप यहाँ पर देखिए कि जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो सिलेबस है उसे 2 पार्ट्स में कवर किया गया है। फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिग्निफिकेंट जो इवेंट्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं और इश्यूज़ हैं, उनके बारे में आप पता रखिए। आप अपनी नॉलेज का जो जोन है वो यहाँ पर एक्सपेंड करिए और आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम स्ट्रगल। इसके वेरियस स्टेजेस क्या क्या थे, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे और कंट्रीब्यूशंस उनकी जो रही हैं, और वो कहाँ कहाँ से थे, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स से जहाँ से वो बिलोंग करते थे, उन्होंने अपने एरिया में क्या क्या वर्क किए, उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जिससे हम आज इंडिपेंडेंट हैं, उन सब एस्पेक्ट्स को देखिए। तो आइए हम इसको लाइन वाइज समझते हैं। पहले इस बात का मतलब समझिए कि मिडल ऑफ 18th सेंचुरी क्या है। मिडल ऑफ 18th सेंचुरी यानी कि 1750s। 1750 से यूपीएससी समझता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमारी कब से स्टार्ट हुई, जब से जो प्लासी की जो बैटल थी वहाँ से यूपीएससी बताता है कि आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट करिए। इसीलिए जो ये वर्ड है मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैच करना। और जो प्रेजेंट सिग्निफिकेंट, प्रेजेंट का मतलब हम यहाँ पर समझेंगे हमारे पार्टीशन से। तो जो इवेंट्स हुए जैसे कि बैटल ऑफ पलासी, उसके बाद जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बैटल ऑफ बक्सर जो बीच में आता है, उसके बाद हमारी जो सेपोई म्यूटनी हुई 1857 की, टिल पार्टीशन, ऑल द सिग्निफिकेंट इवेंट्स जिसमें महात्मा गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स हुए या फिर जो भी डिफरेंट हमारे कंट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने जो जो इवेंट्स हेल्ड किए, या कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए, कांग्रेस की फॉर्मेशन है, ये सब जो इवेंट्स हैं वो मेजर इवेंट्स माने गए हैं। नेक्स्ट वन इज पर्सनैलिटीज़। पर्सनैलिटीज़ में क्या क्या आएगा, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जैसे कर्जन हो गया, डलाउजी हो गया, लॉर्ड रिपन है, इन सब पर जो है यूपीएससी डिफरेंट टाइम पर अपने क्वेश्चन जो है पूछ चुका है। तो इनके अराउंड ही हमें हमारी प्रिपरेशन को रखना है। नेक्स्ट वन इज इंडियन फ्रीडम फाइटर जैसे महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, नेहरू हैं, पटेल हैं, इन सब के बारे में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द एग्ज़ाम एंड नॉट द अदर एस्पेक्ट्स। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें कुछ नहीं जानकारी चाहिए, हमें चाहिए जो उन्होंने प्रोफेशनली जो वर्क किया है हमारी कंट्री के लिए, ये सब जो है इनकी पर्सनैलिटीज़ में काउंट होगा। नेक्स्ट वन आर द इश्यूज़। इश्यूज़ क्या क्या रहते हैं हमारे, अगर हम इशू एस्पेक्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या इशू थे हमारे पास। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी, लैंड पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, जो उन्होंने रेलवे हमारे यहाँ पर लेकर आए, उसका क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ हमारी कंट्री पर, ये जो इश्यूज़ हैं इन सब के बारे में पढ़ना है। स्टेजेस क्या थे, जैसे कि कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई 1885 में, सबसे पहले उसमें क्या था, जो मॉडरेट्स थे उनका इंपॉर्टेंट रोल था। बट आफ्टर 1907 जब हमारा पार्टीशन हुआ, तब उसके बाद जो है एक्सट्रीमिस्ट थे वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने लगे हमारी कंट्री में। रेवोल्यूशनरी जो थे वो आ गए। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के बारे में अगर आपने सुना है तो वो भी इसी टाइम पर एमर्ज हुआ। तो इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। प्लस जो गांधीयन फेज़ है, गांधीयन फेज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉन कोऑपरेशन, सेकंड इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द लास्ट वन इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो लास्ट फैक्टर आता है वो है हमारा कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशंस। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सी राजागोपालाचारी, ये जो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़ थी, इन्होंने क्या क्या वर्क किया हमारे पार्टीशन तक, हमें हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, ये सब हमें चेकआउट रखना है। और इन सब के बारे में आप कोशिश करिए कि जितने भी कीवर्ड्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं उन सब पर आप 1 पेजर नोट्स जो है बनाएं ही बनाएं, क्योंकि अगर इनमें से किसी पर भी एक भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन इन द सिलेबस इज पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। जो हमारी कंट्री है वहाँ पर पार्टीशन से लेकर आज जो प्रेजेंट डेट है वहाँ तक
क्या क्या हुआ, हमने हमारी जो कंट्री है उसे कैसे कंसोलिडेट किया, कैसे उसको रीऑर्गेनाइज़ किया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम जब हमारी कंट्री बिल्कुल टूट सकती थी, when it could have been broken into pieces, and how he played the significant role of making it today India, the present India. All these significant events, or let's say the issues, all these come under this line. And the last one is world history. ना वर्ल्ड हिस्ट्री एंड जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, वहाँ से हर साल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ कर जा सकते हैं। प्लस जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है उसे आप 1947 से स्टार्ट करके टुडे टाइम तक आप लेके चलते हैं, बट जो उसका मेन रोल है वो 1960s तक रहता है, या आप इसमें 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म है वो भी काउंट कर सकते हैं। बट जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं हमें उसमें सिर्फ वही रखने हैं। आप पूरा अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को पढ़ने जाएंगे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जो मेजर मेजर इवेंट्स हैं उन्हीं को कवर करना है इसके अंदर। और जो PYQs हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो PYQs हैं वही आपको ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस एंड PYQs, these two things will help you in clearing your mains examination very easily. You just have to get a very good command over these two. Next is world history. Now let's come to the last part of our video discussion, that is world history. वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लाइन पढ़िए कि क्या कहा गया है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इवेंट्स फ्रॉम द 18th century such as industrial revolution, world wars, withdrawal of national boundaries, colonization and decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. Their forms and effect on society. नाउ जब हमारे PYQs हमने एनालिसिस किया है उसमें से हमने जो क्वेश्चंस निकाले वो ये हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन पर क्वेश्चन आए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर एंड इंडियन रेवोल्यूशन पर। नेक्स्ट इज जो हमारा कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इंडिया पर, अफ्रीका पर और मलय पेनिनसुला पर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अब आप ये देखिए कि जब आप रेवोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, अब तक जो क्वेश्चन है शायद वो सिर्फ अमेरिकन रेवोल्यूशन से ही पूछा गया है, बट इसके साथ साथ आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन भी प्रिपेयर करना होगा, इंडियन रेवोल्यूशन भी प्रिपेयर करना होगा, ताकि अगर इन फ्यूचर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्टली आंसर कर पाएँ। ऑल्सो वर्ल्ड वॉर से जो है अब तक सिर्फ वर्ल्ड वॉर सेकंड से ही क्वेश्चन पूछा गया है, बट इसके साथ साथ आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी प्रिपेयर करना होगा। एंड द क्वेश्चन वाज नॉट लाइक कि वो डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर सेकंड पर पूछा गया है, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो इवेंट्स हुए जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ उस पर वो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट द फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, और इन पॉलिसी फिलोसफीज़ का कौन से नेशन पर कैसा इफेक्ट हुआ, या किस नेशन ने कैसे जो फिलोसफी है उसको एक्सेप्ट किया और वो आज उसके साथ लेकर कहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब जो है आपको इसमें कवर करना है। क्योंकि अगर आप देखें तो डायरेक्टली किसी भी वर्ड पर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ कम्युनिज्म। द क्वेश्चन विल ऑलवेज बी इन अ फॉर्म how it affects someone, or how it has affected that nation, or how it has transformed that nation. So please be prepared on these aspects as well. प्लस आप जो भी मेंस का पेपर जो है प्रिपेयर करेंगे, आप ये नोटिस करिएगा कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में आप उसके हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड कैसा था, उसका जो जोग्राफिकल फैक्टर था उस पर कैसा इफेक्ट हुआ, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो कैसा है, इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट है, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा है, ये सब जो पार्ट्स हैं आप अपने PYQs को एनालाइज करते टाइम ही समझेंगे। और जो सिलेबस है आप उसे प्रिंट आउट करवाइए, उसके जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करिए, और जो थीम्स हैं उनको समझने की कोशिश करिए। प्लस आप हमारी जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है उसके साथ कनेक्टेड रहिए। हम आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सिखाएंगे, समझाएंगे कि आपको सिलेबस का एनालिसिस कैसे करना है, और जो 2027 का 2028 का जो साइकिल है मेंस का उसे आप अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और इफ़ेक्टिव वे में आप अपना अटैम्प्ट कैसे दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हैं और आप प्री अटैम्प्ट देते हैं और अगर क्लियर भी कर लेते हैं तो भी ये आपके लिए एक सुसाइडल अटैम्प्ट है, क्योंकि आप मोस्ट प्रोबेबली मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे इन द टाइम ऑफ 3 months, क्योंकि आप प्री के और मेंस के बीच में 3 ही महीने का टाइम जो है UPSC जनरली प्रोवाइड करती है। प्लस जो 2027 के लिए जो साइकिल प्रोवाइड किया गया है आई गेस उसमें तो टाइम जो है वो 3 months से भी कम है। So please start preparing for mains now and be prepared for mains by the time you start preparing for prelims.
This series will continue for next 6 months till the time you should be preparing mains, and from January onwards we'll have classes for prelims as well. We'll explain the syllabus, we'll have the PYQ analysis for pre and mains both. Till then, stay connected with us, follow our channel, subscribe us, like us, comment us what you want to know.